हमारा सीटेट जुलाई 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान की जो हमारी एक श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर में कि आज के सेशन के अंदर में जो है हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे ही। साथ ही साथ जो है आप लोगों को जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया उसके बारे में अपडेट भी दे दूंगा कि जो कॉमन मिस्टेक्स लोगों ने की है, ठीक है, वो सक्सेस किट मंगवाने के लिए वो नहीं करनी है, ठीक है, और उसको ठीक कैसे कर सकते हो। अब देखिए, हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ही फ्रेंड 600 से भी ज़्यादा बच्चों ने 650 प्लस यहाँ पर मैं लाइक्स देख पा रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, इन सभी 600 से भी ज़्यादा लोगों का जिन्होंने फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट होने से पहले ही अपना यहाँ पर में योगदान दे दिया और मोटिवेशन दे दिया सेशन के लिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था आप लोगों के सीटेट के, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। मध्ययुगीन अदालतों में मतलब कि ये मुगल काल और दिल्ली सल्तनत इस समय की बात हो रही है, और उस समय काल के समय में और जो दूसरे साम्राज्य थे उस समय की, ठीक है, उस समय में पांडुलिपि की प्रतिकृति मतलब कि जो पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, जो पुराना डॉक्यूमेंट होता है या पुरानी कोई लिखावट लिखी हुई कोई चीज़, उसको वापस से, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं उस समय में या जेरोक्स मशीन थी नहीं आप लोगों की, तो क्या करेंगे, हाथ से ही लिखेंगे, तो उसको स्क्राइब, ठीक है, या लिपिक कहा जाता था। ओके, ये देख सकते हो आप लोग एनसीईआरटी का यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स जो डेटा है वो ये है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है या पांडुलिपियाँ वो होती थी जो कि पुराने ज़माने की जो डॉक्यूमेंट है या पुराने ज़माने का कोई लिखा हुआ सामग्री, कोई रिकॉर्ड, उसको पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। अब प्रिंटिंग प्रेस और कॉपियर मशीन वगैरह ना होने की वजह से इसको जो है वो हाथ से लिखना पड़ता था, और जो ये व्यक्ति होता था उसको स्क्राइब या लिपिक कहते थे, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हाथ से कॉपी किया जाता था, हाथों से लिखा जाता था। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े अगर यहाँ पर में, तो आप लोगों का है कि लोथल स्टूड क्लोज टू रण ऑफ कच्छ। लोथल के बारे में बात हो रही है, तो लोथल जो है वो रण ऑफ कच्छ के पास में स्थित है, और ये एक इंपॉर्टेंट शहर था स्टोन, शेल और मेटल के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, मतलब पत्थर के सीप, जो नहीं क्या पानी के अंदर में सीप मिलती है आप लोगों को, उसके या धातु से बनी हुई वस्तुएं बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पहली बात तो लोथल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह वाला शहर था आप लोगों का, जो कि रण ऑफ कच्छ नहीं, खादिर बेट के पास, जो खंबात की खाड़ी है उसके पास में था। कैम्बे या खंबात की खाड़ी, रण ऑफ कच्छ में धोलावीरा है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो लोथल, ठीक है, जो है आप लोगों का ये रण ऑफ कच्छ नहीं, आपके खंबात की खाड़ी के पास में है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ओनली 2 इज ट्रू। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ जूम करें इसको, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाई देगा धोलावीरा, यहाँ पर में रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। और यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस जगह की आप लोगों के लोथल यहाँ पर में है, धोलावीरा इधर साइड में आप लोगों का, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना। इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, ये वाला जो एरिया है इसको खंबात की खाड़ी, और ये वाला रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ, या फिर आपको जो है कच्छ का रेगिस्तान ये कह सकते हो आप लोग। रण का मतलब ये होता है कि रेगिस्तान आप लोगों का, ठीक है। तो लोथल ये याद रखना है, गुजरात में साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, उसके किनारे पर है। साबरमती नदी के किनारे पर नहीं, साबरमती नदी की एक सहायक नदी है। उस सहायक नदी का नाम क्या है, देखो एनसीईआरटी में उस सहायक नदी का नाम नहीं दिया है, बट मैं आप लोगों को बता दूं उस सहायक नदी का नाम भोगवा नदी है। भोगवा रिवर उसके किनारे पर बसा हुआ है। तो साबरमती के किनारे पर नहीं, साबरमती नदी के, ठीक है, साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसके किनारे के ऊपर में बसा हुआ है। ओके, खंबात की खाड़ी के पास में। ओके, पत्थर, सीप, धातु, इन वस्तुओं के बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान के अंदर में प्रीशियस स्टोन्स वैसे भी मिलते थे, ये ऑलरेडी आपको एक वन ऑफ दी लेक्चर के अंदर में मैंने बताया हुआ था आपको, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर में एक बंदरगाह भी आपको मिला है। बंदरगाह मतलब क्या होता है, बंदरगाह का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसी जगह जहाँ पर में जो है जहाज आकर रुकते हैं, सामान जो है निकाला जाता है या जहाज़ों पर चढ़ाया जाता है सामान, ऐसी जगह को बंदरगाह कहते हैं। पोर्ट या डॉकयार्ड भी इसको कहा जा सकता है। तो लोथल एक बंदरगाह वाला शहर था हड़प्पा सभ्यता के समय में। इसके पास में ही, ठीक है, इसके बंदरगाह के पास में ही हम लोगों को स्टोर हाउस भी मिलते हैं। स्टोर हाउस मतलब भंडार गृह, जहाँ पर में चीज़ों को संभाल के रखा जाता था। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर में सामान उतरेगा जहाज में से, उसमें उस सामान को कहीं ना कहीं स्टोर करके भी रखना पड़ेगा ना, तो स्टोर हाउस मिले आप लोगों को इस शहर के अंदर में, लोथल में। नेक्स्ट है, भूमि उपयोग पैटर्न को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक कौन सा नहीं है। नॉट के ऊपर में फोकस किया जाए जनाब, ठीक है,
जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। गेस्ट टीचर है क्या 6 to 8 में? फजल क्या पूछ रहे हो, आपका समझ में नहीं आया मुझे, क्या आपका सवाल क्या था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भूमि उपयोग पैटर्न को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक कौन सा नहीं है? तो अगर मैं बात करूं फिजिकल फैक्टर की, तो देखिए आपके एरिया के अंदर में किस चीज़ के लिए उस ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बहुत सारे जो है आप उसके ऊपर में मतलब उसके क्राइटेरियाज होते हैं जिसके ऊपर में आप लोग उस भूमि को किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि ठीक है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, वहाँ पर में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब क्या है आप लोगों के फिजिकल फैक्टर्स है। इवन वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी का या स्थल आकृति का मतलब होता है कि उबड़ खाबड़ ज़मीन है, पहाड़ी ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है या सपाट भूमि है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि आपको किसान बन जाना है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना, ठीक है, ऐसा आप लोगों के अंदर में आया कि हर स्टूडेंट को हम किसान बना देंगे। अभी किसान है, आपको बोला जाए कि कौन सी भूमि चूज करोगे, तो उबड़ खाबड़ ज़मीन जहाँ पहाड़ी इलाका है वो ज़मीन चूज करोगे या मैदानी इलाका चूज करोगे आप लोग, बताओ? जी हाँ बिल्कुल, नरगिस सुल्ताना जी आए थे, बिल्कुल क्लास हुई भी है आज 4 बजे की। सबमिशन का पता कैसे लगेगा प्रिया शर्मा जी, बताता हूँ मैं थोड़ी देर के अंदर में आपको। ओके, तो लैंड यूज जो है फ्रेंड्स, आप सपाट भूमि मैदानी इलाके का इस्तेमाल करोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप टोपोग्राफी का इस्तेमाल, स्थल आकृति का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब वही स्थल आकृति होती है कि मैदानी इलाका करोगे, उबड़ खाबड़ करोगे, पथरीली करोगे, क्या करोगे, वो स्थल आकृति है। वहाँ की मिट्टी कैसे है ये भी देखोगे आप, उपजाऊ मिट्टी है या नहीं, नहीं तो पता चले वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, या जो आप उगवाना चाहते हो वहाँ पर में उसके लायक भूमि है ही नहीं वो। वहाँ की जलवायु पता चले बारिश ही नहीं होती वहाँ पर में, या फिर इतनी बारिश होती, इतनी बारिश होती, इतनी बारिश होती कि आप लोग उसके अंदर में जो है आपकी फसल भी पूरी डूब जा रही है। खनिज वहाँ पर में कितने हैं, पानी की उपलब्धता है या नहीं, ये सारी चीज़ें, ये फिजिकल फैक्टर है। ओके, कुछ होते हैं ह्यूमन फैक्टर। अब मान लीजिए आपको मैंने बोला कि भाई खेत आप किसान बन जाओ, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान बनाओ योजना, उसके अंतर्गत आप लोगों को किसान बना दिया, और मैंने बोला कि भाई जंगल के बीचों बीच में तुम्हारे को एक खेत दे रहे हैं, बढ़िया सी उपजाऊ ज़मीन है, मस्त पैकी, वहाँ पर में बारिश भी अच्छी होती है और आपको वहाँ पर में जो है खेती करनी है, बट वहाँ रोड नहीं है अपने, ठीक है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, फिर कैसे करोगे आप? तो पॉपुलेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, वो आपके ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर में आते हैं। पता चले वहाँ कोई रहता ही नहीं है, आपको हमने वहाँ पर मैं बोला कि भाई आप एक काम करो सुपर मार्केट खोलो, और पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ पर में जंगल के अंदर में, तो भेड़ बकरी और जो शेर वगैरह आएंगे उसको बेचोगे क्या? सब नहीं ना। तो टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, ये सब ह्यूमन फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग वापस से देखते, चलो आ जाओ, बताओ कौन सा वाला जो है वो भौतिक कारक नहीं है? भौतिक नहीं है मतलब आपका मानव निर्मित कारक होगा। आप सभी लोगों के आंसर आने चाहिए यहाँ पर में, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में आंसर कर दो। थैंक यू नरगिस सुजान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत क्यूट हो, क्योंकि जो जैसे होते हैं वैसे उसको अच्छे लोग दिखाई देते। लोकेश ठाकुर जी, मुझे पूरा वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा क्या? मैं बताता हूँ आपको, पहले आप थोड़ा जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पर में जुड़ते जाएंगे सभी लोग। विच और नॉट अ फिजिकल फैक्टर, तो टोपोग्राफी फिजिकल फैक्टर है, क्लाइमेट फिजिकल फैक्टर है, सॉइल फिजिकल, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन मानव कारक है, ये याद रखना, ह्यूमन फैक्टर। ओके, इसी वजह से जो है वो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। बताइए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के पद और विचार पंचवाणी और बीजक, ऐसी जो किताबें हैं पंचवाणी, बीजक, ये सब बुक्स है, ठीक है, मध्यकालीन समय काल के अंदर में इनकी रचना हुई। तो आपको बताना है कि इनके अंदर में किसके विचार आपको जो है पंचवाणी में, बीजक में, दोनों में मिल जाएंगे एनसीईआरटी के अनुसार। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं कि क्या खतरनाक सी भी चीज़ें हो सकती है। इस क्वेश्चन के बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फॉर्म भरते समय।
पंचवाणी और बीजक की बात करें तो संत कबीर के जो है फ्रेंड्स विचार इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। संत कबीर के बारे में एनसीईआरटी के अंदर में जो जो भी चीज़ें लिखी गई है 16वीं 17वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर में ये संत कबीर जो है उत्तर भारत के अंदर में एक जो है संत हुए। ठीक है, मुस्लिम जुल्हा परिवार के अंदर में इनका जन्म हुआ था। जुल्हा, मुस्लिम जुल्हा परिवार के अंदर में, जुल्हा मतलब होता है वीवर्स लोग, जो बुनकर लोग होते हैं ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पर में बनारस में। सखी और पद, इनके दोहों को कहा जाता है। इनके दोहों को क्या कहा जाता है? सखी कहा जाता है या पद कहा जाता है। और इनके जो वर्स है या इनके जो दोहे हैं, ठीक है, जैसे कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, ये सब संत कबीर के दोहों के अंदर में आता है आपके। तो इनके जो दोहे हैं सखीज या फिर पद उनको कहते हैं। आपको इनके जो दोहे हैं वो पंचवाणी, बीजक जैसी जो किताबें उनके अंदर में तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख धर्म की एक बुक है, उसके अंदर में भी इनके कुछ पदों को लिया गया है, कुछ जो इनके दोहे थे उनको लिया गया है, उसके अंदर में यूज़ किया गया है। तो एक चीज़ ये भी एक अच्छी बात है कि एक धर्म, सिख धर्म, उसने जो है जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उस समय के, जो अच्छे विचार थे, जो अच्छी बातें थी, उनको अपने बुक्स के अंदर में, अपने जो है किताब के अंदर में उन्होंने संग्रहित किया हुआ है। तो गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक, इसके अंदर में, इनके अंदर में मिल जाएंगे आपको। कबीर जी का मानना था कि भाई देखो, सुप्रीम गॉड है, फॉर्मलेस है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है। ठीक है, आपको अगर से भगवान को पाना है तो भक्ति मार्ग पर चलो, भक्ति करो भगवान की, उनको याद करो, ठीक है, उसी से मिलेगा। और उनके फॉलोअर्स में हिंदू मुस्लिम दोनों थे। ऐसा नहीं है कि कोई केवल मुस्लिम्स ही उनको फॉलो करते थे या केवल हिंदू करते थे, नहीं, सारे ही लोग करते थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि फॉर्म भरते समय एक जगह पे आप लोगों से पूछा गया वहाँ पर में कि भाई आप जो सक्सेस किट है, टीचिंग परीक्षा की सक्सेस किट, सबको पता है? कोई ऐसा है जिसको सक्सेस किट के बारे में नहीं पता हो, जिसने वो वीडियो ही ना देखा हो? ठीक है, जिसको जिसको पता है हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से, सक्सेस किट के बारे में पता है। उस फॉर्म को मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको कि कैसे भरना है। मैं आपको बताता हूँ, उसमें लास्ट में जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि भाई सच में, क्योंकि देखिए हज़ारों बच्चों ने वो फॉर्म भरा है, ठीक है, और बहुत हैवी खर्चा आ रहा है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि करीब जो है यहाँ पर हम लोगों को अब तक के जितने भी डेटा आया है उसके अनुसार करीब 20 से 22 लाख रुपए के करीब का खर्च उसके अंदर में अब तक के लिए आ गया है, सिर्फ जो आप वो जो सक्सेस किट भेजनी है हमको, सब लोगों को, उन लोगों को मिलाकर। अब ध्यान से समझो आप सभी, ठीक है। तो आपके लिए वेरिफिकेशन किया गया कि भाई आपने सच में आप सीटेट के स्टूडेंट हो या नहीं हो, ये जानने के लिए। अब आप देखिए वो सीटेट वेरिफिकेशन के अंदर में जब वो पूछा गया आपसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर वाला कोई प्रूफ कोई भी हो, चाहे वो उसका डॉक्यूमेंट डाल दो या फिर कोई स्क्रीनशॉट डाल दो या फोटो लेके डाल दो। वो भाई ने एक पता है कि यहाँ पर पता नहीं कौन सी चंदे की रसीद है या क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या डाला है उसने, ठीक है। ऊपर में लिखा है जय श्री राम जय हनुमान, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर यहाँ 100, 50, 50, 50, 50 चंदा है शायद, गोपाल है या फिर क्या, कौन सा सिंह है, लाल सिंह है, यहाँ पर में सागर है, अनिल है। और फिर यहाँ पर में लिखा भी है कि चौला लेना है 550 रुपये का, बूंदी 280 रुपये की, मिठाई 30 रुपये की, माला 70 रुपये की, झंडा लेना है 80 रुपये है या 30 रुपये पता नहीं, ढोला क्या होता है ये, ठीक है, 10 रुपये का, सामान 30 रुपये का, और ये 1700 रुपये का कुछ हुआ, फल 30 रुपये के लिए था, ये डाला है वो भाई ने। अब बताओ, तो अब इसकी सक्सेस किट नहीं पहुंचेंगी तो फिर बोलेगा कि सर देखो आपने तो बोला था मेरी सक्सेस किट नहीं मिली मेरे को। अरे भाई तू चंदे का जो डॉक्यूमेंट है वो डाला इसमें प्रूफ में, ठीक है। फॉर्म ठीक से नहीं भरा होगा और फिर जब नहीं आएंगी सक्सेस किट घर पे तो फिर बोलेगा मैंने तो भरा था फॉर्म, मेरे को सक्सेस किट नहीं मिली। अब भाई दूसरा वाला देखो, ठीक है, हमने बोला कि हमको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। आप कोई भी आपका चाहे एप्लीकेशन नंबर का जो फॉर्म था वो डाल दो, ठीक है, या जो है फ़ोटो लेके डाल दो, ठीक है, या एसएमएस का फ़ोटो डाल दो स्क्रीनशॉट लेकर। ये भाई ने ना वो डाला है, उसमें पासवर्ड मांग रहा है उसको खोलने के लिए, तो पासवर्ड लगा के भेजा भाई, लिटरली पासवर्ड लगा के भेजा। कैसे खोलेंगे, कैसे देखेंगे हम प्रूफ इसको? तो ये गलतियां ना करें आप प्लीज। मंडप जो है फ्रेंड्स क्या था ये बताना आप लोगों ने। मंडप किसको कहा जाता था? 4 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर में है ये। पूजा की सामग्री है, अच्छा चलो ठीक है, पूजा सामग्री वाला ही था शायद वो, पूजा की सामग्री और वो चंदा जमा करके वाला उसने डाल दिया जी जी। टीआरई वाले नहीं, ये वो सीटेट के लिए, टीआरई के लिए अलग से फिर हम लोग अलग से किट अलग से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मंडप जो है वो क्या होता था, तो आप लोगों को बता दूं कि मंदिर में जब आप जाते हो तो सबसे पहले जो है आप लोगों को द्वार मिलता है,
जैसे आप द्वार से अंदर जाते हो ना, तो यहाँ पर में एक जो है हॉल होता है जहाँ पर में आप इकट्ठा हो सकते हो। ठीक है, इकट्ठा हो सकते हो, बैठ सकते हो आप लोग यहाँ पर में। वहाँ बैठकर जो है आप सोच सकते हो कि भगवान प्लीज़ सीटेट का पेपर पास करा देना, पेट पास करा देना, पास करा देना, या जो भी है आपका। ठीक है, वहाँ पर मैं बैठ के सोच रहे हो। फिर अंदर जाओगे, यहाँ पर में एक गर्भगृह होता है जहाँ पर में एक्चुअल में मूर्ति रखी होती है, भगवान की मूर्ति या फिर इमेज जो भी रखी हुई हो मंदिर के अंदर में, उसको बोला जाता है गर्भगृह। तो एक सभाघर या एक ऐसा हॉल जहाँ पर में लोग असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसको मंडप कहते हैं। और उसके भी और आगे आप जाओगे जहाँ पर में एक्चुअली भगवान की मूर्ति या फिर इमेज रखी जाती है, उसको कहा जाता है गर्भगृह। ठीक है, तो मंडप क्या होता था? एक ऐसा हॉल जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, एक सभाघर जहाँ पर में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में आया था, ये याद रखना आप लोगों ने। सर मेरे गांव में, मैं गांव में रहती हूँ और मुझे मकान नंबर नहीं पता, तो क्या करे बता दे प्लीज़ 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 प्लीज़, और एक और बार प्लीज़। ठीक है, तो प्रियांशु यादव जी, देखिए आपका अगर गांव में इतना छोटा है आपका गांव कि आपको मकान नंबर नहीं पता और आपको जानते हैं सब लोग, तो फिर आपके गांव में आएगा तो कोई ना कोई बोलेगा प्रियांशु यादव कहाँ रहता करके, तो वो बता देंगे, तो फिर आपके घर पे आ जाएगा वो। लेकिन अगर आपके गाँव में किसी को कोई जानता ही नहीं आपको, तो फिर कैसे पता चलेगा? कार्बेल्ड या अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक क्या होती है, ये बताइए। अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक, कार्बेल्ड या फिर अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक क्या होती है? नगमा आसिफ जी, मैं आपका स्क्रीनशॉट ना टीम तक पहुंचा दे रहा हूँ, डोंट वरी। जो भी दिक्कत होंगी, समस्या होगी ना, वो आपके सॉल्व कर देंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। ओके चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बेल्ड या जो टोडा निर्माण पद्धति है ना, इसमें क्या होता है, एक ये भवन निर्माण करने की पद्धति है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के समय में या 7वीं से 10वीं शताब्दी के समय में क्या होता था कि एक आप ऐसे पिलर खड़ा करो, ठीक है, एक और पिलर खड़ा करो, और उसके ऊपर में आप डाल दो, ठीक है, एक ऐसी जो है आपका हॉरिजॉन्टल बीम, ठीक है, यहाँ पर में डाल दो आप। तो वर्टिकल कॉलम्स खड़े कर दो दो, और इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल बीम डाल दो आप। तो ये जो तकनीक थी, इस तरीके से जो घर बनाए जाते थे या द्वार बनाए जाते थे, और इस तरीके का जो आर्किटेक्चर होता था, उसको ट्राबिएट या फिर कोरबेल्ड दोनों ही कहा जाता है। ट्राबिएट भी कहते हैं और कोरबेल्ड भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम सिंपल सा है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति। बोल के बताओ, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति। इंग्लिश में इसको ट्राबिएट या कोरबेल्ड कहते हैं। सिंपल है। देखिए क्या होता है, एक कॉलम खड़ा करो, दूसरा कॉलम खड़ा करो, उसके ऊपर में जो है वो आप बीम रख दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो ये बन गया आपका एक दरवाज़ा। और इस तरीके से फिर बाकी का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही इसी पद्धति को फॉलो करके बनाना है, तो ट्राबिएट या कोरबेल्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो रूफ, डोर्स, विंडोज इसी तरीके से बनाए जाते थे उस समय काल के अंदर में। चलिए, तो ये एक पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ एक पोल दे दिया जाए इस क्वेश्चन के लिए। तो लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोगों ने। बिल्कुल, आप सभी लोगों का सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। ओके, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं को चुनें। जल चक्र में थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक वाला क्वेश्चन है आपका, तो सोच के बताइए अच्छे से। नहीं, दोबारा फॉर्म फिल नहीं करना है अनुराधा भास्कर जी, एक ही बार करना है, पर ध्यान से करना है। कंडेंसेशन, इंसोलेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन। देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका, धूप पड़ती है, ठीक है, तो समुद्र का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर की तरफ में जाता है, ठीक है, भाप बन के ऊपर की तरफ में जाता है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। फिर बाद में ऊपर में जाकर ये भाप जो है वो कंडेंस हो जाती है, छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। और फिर ये संघनन होकर क्या होता है, ये बारिश के रूप में जो है ये बरस जाती है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वृष्टिपात या वर्षण इसको कहते हैं। तो ए, सी और डी, ये तीन चीज़ें जो है वो जल चक्र के भाग है, ये जो जल चक्र होता है आपका उसका भाग है। इंसुलेशन जो है आतपन, इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये आपका जल चक्र का पार्ट नहीं है। इंसुलेशन मतलब क्या होता है, इंसुलेशन का मतलब होता है कि कितनी ऊर्जा धरती रिसीव कर रही है, सूरज की कितनी ऊर्जा जो पृथ्वी पर आ रही है और पृथ्वी उसको रिसीव करके या उसको रोक के रख रही है, ठीक है।
तो उसको इंसोलेशन या आतपन कहा जाता है। तो आतपन इज नथिंग बट, या इंसोलेशन इज नथिंग बट द सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ। सबसे ज़्यादा इंसोलेशन आप लोगों का आपको इक्वेटर वाले रीजन में मिलेगा, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे इंसोलेशन कम होता जाता है, आतपन कम होता जाता है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वहाँ कम होती है, तिरछी रेखाएं पड़ रही है वहाँ पर, इस वजह से। तो जल चक्र में इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। जल चक्र में इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। ये जल चक्र का जो है वो है पार्ट। तो बी को एलिमिनेट करते तो भी आप आंसर तक पहुंच जाते, और ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। ए, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। केवल जो है फ्रेंड 58% लोगों ने सही आंसर दिया था, केवल और केवल 58% लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहनी है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अजंता गुफाओं में प्रयुक्त रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि अजंता के अंदर में जो रंग इस्तेमाल हुए अजंता की गुफाओं के अंदर में, वो कौन से वाले रंग है, बता दीजिए जल्दी से। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा कि पौधों और खनिजों से प्राप्त रंग थे ये, इसी वजह से ये इतने जो है समय के बाद में भी चमकीले आपको दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो अजंता के अंदर में जो गुफाएं बनाई गई थी उसमें प्लांट्स और मिनरल्स से प्राप्त जो रंग थे उनका इस्तेमाल किया गया था रंगने के लिए इसको, या चित्र बनाने के लिए। इसी वजह से ये रंग आज भी आप लोगों को इतने ज़्यादा जो है वो चित्रित या रंगीन दिखाई पड़ते हैं। 1500 साल से भी ज़्यादा का समय लगभग हो चुका है यहाँ पर में। ओके, जो ये चित्रकार थे और ये लोग जो थे फ्रेंड्स यहाँ पर में, इनका निर्माण करने वाले जो इतने शानदार मंदिर वगैरह बनाए, उनका नाम अननोन है, ठीक है। उन आर्टिस्ट के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि उनका कहीं पे भी उल्लेख यहाँ पर में किया गया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग करके किया गया है। इसके लिए भी पोल दे दिया जाए प्लीज। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ गए हैं फ्रेंड्स, और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर में आप लोगों ने 1000 से भी ज़्यादा लाइक्स यहाँ पर में कर दिए हैं, और 1000 के करीब करीब लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर। तो जल्दी से ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। तो अगर मैं बताऊँ फ्रेंड्स, भारत का नाम किस नाम से वर्णित किया गया है, और आप लोग आंसर जो कर रहे हो वो हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है, और सेम क्वेश्चन ऐसा ही ये सीटेट में आया था, और ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का आया है बीपीएससी के अंदर में भी, बीपीएससी टीआरई में भी, जॉब वाली एग्जाम में। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में, जैसे आप देख सकते हो ये भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका आर्टिकल नंबर 1 देखिए आप लोग। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखिए, इंडिया दैट इज भारत, मतलब हमारे देश के 2 नाम हैं। क्या क्या नाम है हमारे देश का? इंडिया और भारत, दोनों नाम हैं। ये आर्टिकल नंबर 1 में दिया है। ये क्वेश्चन आया था कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये वाली बात, तो आर्टिकल नंबर 1 में दी गई है ये बात, ये भी याद रखना है। आर्टिकल नंबर में इंडिया और भारत नाम दिया गया है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया, राज्यों का संघ बोला गया है भारत को, तो इसका भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। अपर्णा झा जी, पूरा DSSB का भी पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग, और अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, आप देखोगे कि मैक्सिमम, ठीक है, आपके लिए क्लासेस वो होंगी। जैसे मैं अभी आपको गवर्नर जनरल, वायसराय वगैरह पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह ये सब भी पढ़वाने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। योजना आयोग, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात है, आप समझिए। योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन, ये अब बंद हो चुका है, इसके जगह पे आ चुका है नीति आयोग, ठीक है। उसके जगह पे अब नीति आयोग आ चुका है, नीति आयोग। अब जो नीति आयोग है, ठीक है, उससे पहले तो योजना आयोग ही काम करता था भारत में। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर में की गई थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ओके, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, कभी भी पूछा जा सकता है योजना आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो जो पंडित, जो भी उस समय के प्रधानमंत्री होंगे, पंत प्रधान होंगे या प्रधानमंत्री होंगे, वो होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है जी, बिल्कुल गजाला परवीन जी, इसको ऐप के अंदर में करवाया हुआ है गजाला उसको इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर में प्राइम मिनिस्टर जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के, तो वही पहले चेयरमैन बन गए, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका चेयरमैन बन जाता था, जो भी प्रधानमंत्री उसका चेयरमैन, ठीक है। डायनामिक डेवलपर्स जी, जो आपका TRE 3 के ऊपर में कोर्ट का फैसला है, उसके ऊपर में मैं आपकी जो सवाल है और जो मेरे जवाब है वो पूरे एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसके ऊपर में मैं पूरा बताऊंगा आपको कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है और NCERT के 7वीं कक्षा की पुस्तक के अंदर में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला जा रहा है कि इस्लाम जो है वो अरेबिया में, अरब में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस्लाम धर्म अरब
कंटिनेंट में, अरब जो ज़मीन है, अरब पेनिनसुला है, वहाँ आया था। अरब सोल्जर जो थे उन्होंने सिंध के ऊपर में कब्जा कर लिया था। सिंध वही जगह है जो आज के पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। भारत का ही पार्ट हुआ करता था फिर, लेकिन बंटवारे में वो पाकिस्तान को मिल गया। तो सिंध के ऊपर में कब्जा कर लिया था अरब के जो सिपाही थे 1300 साल पहले। अरबिया में जो लोग रहते थे उनको बेदुइन कहा जाता था, और ये लोग कबीलाई लोग थे, ठीक है। घुमक्कड़ कबीले वाले लोग होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह से घूमते रहते थे इस्लाम धर्म के आने के पहले। मतलब बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, ठीक है। बेदुइन इन लोगों को कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए पहला वाला तो सही है बिल्कुल कि इस्लाम जो है वो अरेबिया में, अरब में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जहाँ पर में वन नहीं है उसको काट दो, सी आपका खत्म हो गया, ठीक है। अरब में रहने वाले जो लोग थे उनको बेदुइन कहते थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। ओके, घुमक्कड़ कबीले हुआ करते थे पहले इस्लाम धर्म के पहले वहाँ पर में, तो बिल्कुल 3 भी सही है। जहाँ 3 नहीं दिया उसको काट दो, ठीक है। अब बात आती है 2 की। अब 2 के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में है सिंध आपका, ओके सिंध। और सिंध के ऊपर में कब कब्जा कर दिया था इन्होंने? करीब जो है यहाँ पर में आप लोगों को ये याद रखना है, जो जो सिंध के ऊपर में जो सिपाही थे, ठीक है। देखो कभी भी यहाँ पर में इस्लाम धर्म का इस तरीके से नहीं हुआ कि भाई उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। सिंध के ऊपर में जो कब्जा किया गया था वो किया गया था सिपाहियों के द्वारा। ये यहाँ पर में अरब के जो सिपाही थे उन लोगों के द्वारा, ओके। थोड़ा सा कलर यहाँ पर मैं दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पर मैं आप देखिए इधर से पहले क्या हुआ, इस इलाके से यहाँ पर में कब्जा किया गया अरब के द्वारा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर में इस तरीके से यहाँ पर में सिंध के ऊपर में कब्जा किया गया। इस्लाम धर्म आया था 1400 साल पहले, ठीक है। और उसके 100 साल के अंदर में ही सिंध पे भी कब्जा हो गया था, मतलब आज से करीब 1300 साल पहले, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि भाई सिंध के ऊपर में कब कब्जा हुआ था, 1300 साल पहले कब्जा हुआ था। मैं आप लोगों को इसलिए बताया लास्ट में क्योंकि अगले बार आपसे एग्जाम के अंदर में जो है 1300 की जगह पे 1400 साल दिया जा सकता है। 1400 साल पहले कब्जा हुआ था ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1300 साल पहले हुआ था, ये याद रखना है। पूजा नागर जी बताइए आपका क्या सवाल था? जी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है शिवांगी पांडे जी, सारी ही जगह पे आते हैं वो, ओके। उजरा अंसारी पढ़ाई पे ध्यान दे दो बेटा, ठीक है। सीटेट के अंदर में क्या आंसर लगाना है उसके ऊपर ध्यान दो। तो आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। चलिए, तो अरेबिया जो है फ्रेंड्स उसमें बेदुइन कबीले के लोग रहा करते थे। ये लोग कौन थे, व्यापारी कबीला था या पेस्टोरल था, आप लोगों से ये पूछ सकते हैं। तो बेदुइन कबीला घुमक्कड़ कबीला था। घुमक्कड़ मतलब पेस्टोरल, जो अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह घुमा लेकर जाते रहते थे। जनरली ये लोग कैमल्स जो है अपने जो ऊँट होते थे उनके ऊपर में एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते थे, ठीक है। 1400 साल पहले जो है प्रॉफेट मोहम्मद ने यहाँ पर में इस्लाम धर्म, एक नया धर्म इंट्रोड्यूस किया। इस्लाम जो है फ्रेंड्स ये एक गॉड के ऊपर में उनको जो है मानने, उनके ऊपर में उनकी आस्था के ऊपर में बिलीव करता है, ठीक है। और इस्लाम धर्म की जो सेक्रेट बुक है उसका नाम कुरान है। तो इस्लाम धर्म जो है उसकी स्थापना मोहम्मद पैगंबर जो थे उन्होंने 1400 साल पहले की थी। लेकिन जो सिंध के ऊपर में कब्जा हुआ था वो हुआ था 1300 साल पहले, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये आप लोगों का ज्योग्राफी के अंदर में, ज्योग्राफी की पुस्तक के अंदर में दिया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए गेस्ट टीचर जो है ना, गेस्ट टीचर उनको कहते हैं जिनको बेसिकली जब परमानेंट जॉब्स वहाँ पर में नहीं होती है, ठीक है, परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती है तो उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर में रखा जाता है, ठीक है। वो आपके एक प्रकार के गेस्ट टीचर्स होते हैं आपके, ठीक है, जिनको ना तो वो नियोजित शिक्षक होते हैं। नियोजित का मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई उन लोगों को हायर कर लिया आपने वहाँ रख दिया है, नहीं, आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे गेस्ट टीचर के रूप में वहाँ पर में बुलाया हुआ है, बस वही वाले गेस्ट टीचर। और बिहार के अंदर में दिक्कत ये थी कि उनको लंबे लंबे समय तक रखा गया, 5-5 साल तक भी गेस्ट टीचर के रूप में रखा गया है, इस वजह से उन्होंने केस कर दिया था। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये देखिए हिमालय है यहाँ पर में, ओके। अगर मैं बात करूँ हिमालय का सबसे ऊपर वाला जो 3 भागों में बांट सकते हैं हिमालय को, सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है उसको, वृहद हिमालय। बीच वाला जो है ना उसको बोलते हैं लेसर हिमालय, लेसर, ठीक है, लेसर हिमालय, या फिर उसको हिमांचल भी कहा जाता है, हिमांचल बीच वाला जो है उसको। और जो सबसे नीचे वाला है उसको कहते हैं शिवालिक, शिवालिक, सबसे नीचे वाले को शिवालिक कहते हैं। तो आप लोगों से यही पूछा गया है कि भाई नीचे से दक्षिण से उत्तर की तरफ में लगाना है, तो सबसे नीचे में है शिवालिक, यहाँ पर में आपका शिवालिक दिख रहा है।
उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये है लेसर हिमालय या हिमाचल, और सबसे ऊपर में है हिमाद्री, ग्रेट हिमालय। सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको हिमाद्री में ही मिलेंगी, ग्रेटर हिमालय के अंदर में। तो दक्षिण नीचे से ऊपर की तरफ में आप लोग लगाओ अब आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। शिवालिका जैन भी देखिए हमारे साथ में है, बोल रहे कि सर मेरा नाम शिवालिका है। जी शिवालिका जी, देखो शिवालिक एक रेंज भी है। चलिए ओके, तो देखिए आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स शिवालिक हो जाएगा, फिर लेसर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी आप लोगों का सही आंसर यहाँ पर में हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ कि आज जो है थोड़ा सा ठीक नहीं फील होने के कारण आज हम लोग बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे, लेकिन कल जो है फ्रेंड्स हम इसको जो है वो बड़ी क्लास लेकर इसको कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक बात और बता दूं कि आप लोग जो फॉर्म भर रहे हो उसको आप लोग अच्छे से भरिए, सही तरीके से भरिए आप लोग फॉर्म को। ओके, आप लोगों को एक टेस्ट की लिंक भी दी जा रही है अभी, वो टेस्ट आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और आप टेस्ट का रिजल्ट आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाएगा, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना आप लोग। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, और कल जो है थोड़ी बड़ी क्लास लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। फॉर्म जो है वो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लेंगे, वो सक्सेस किट वाला, और अपने दोस्तों के साथ में जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, अपने कॉलेज के ग्रुप में या जहाँ भी जिस भी जगह पे, वहाँ शेयर ज़रूर कर देना उसको। ठीक है, बाय, थैंक यू।